नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शाही नोट्स पे। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो है सामान्य हिंदी से संबंधित। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो उत्तराखंड का सिलेबस है दोस्तों उसमें 20 नंबर का हिंदी दे रखा है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सिलेक्शन में। अगर आप 20 में से 15 प्लस क्वेश्चन सही करके आ जाते हैं तो दोस्तों आपकी जो सिलेक्शन की संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, 100 में से 20 नंबर की हिंदी आएगी, इसका मतलब 20% जो भाग है दोस्तों वो हिंदी का है। तो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है हिंदी। इसलिए मैं एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको उत्तराखंड में जो सिलेबस है सामान्य हिंदी का उससे संबंधित प्रश्न दूंगा टॉपिक वाइज। जैसे कि आज पहला टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी भाषा का विकास है दोस्तों, इसकी आज पहली वीडियो है। इसकी 2-3 वीडियो आएंगी जिसमें मैं आपको इस टॉपिक से संबंधित जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें मैं आपको दूंगा इसमें। ठीक है, और जो पुराने अभ्यर्थी है वो इन क्वेश्चनों से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं या अपने नॉलेज का आकलन कर सकते हैं कि उन्हें कितना आता है। और जो नए अभ्यर्थी है वो भी यहाँ से टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है उसे आप नोट डाउन अवश्य कर लें। ठीक है, और जो क्वेश्चन आता है तो सही है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप वीडियो को अंत तक पूरा देखें, क्योंकि आप अगर बीच में वीडियो को स्किप कर देते हैं, ठीक है, या बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि 15 मिनट की वीडियो आएगी दोस्तों। अगर आप एक उत्तराखंड के मतलब अभ्यर्थी है जो कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप 15 मिनट तो दे ही सकते हैं किसी सब्जेक्ट को। अगर क्या पता यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो 15 मिनट में आपको अगर 2-3 क्वेश्चन मिल रहे हैं एग्ज़ाम में तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। क्योंकि आपको पता है एक एक नंबर में 50-60 कैंडिडेट आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, वीडियो को अंत तक देखना है और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन करना है। और सारे क्वेश्चन जो मैंने बना रखे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी भाषा है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी किस प्रकार की भाषा है, ये पूछ रखा है दोस्तों। ऑप्शन है वियोगात्मक या विश्लिष्ट, संयोगात्मक, संश्लिष्ट या संयोगात्मक या संश्लिष्ट। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जो आकृति या रूप के आधार पर हिंदी है दोस्तों वो है वियोगात्मक या विश्लिष्ट प्रकार की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अदर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो आकृति या रूप के आधार पर हिंदी किस प्रकार की भाषा है। तो याद रखना वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है दोस्तों, ये पूछ रखा है। ऑप्शन है द्रविड़, आस्ट्रिक, भारोपीय, चीनी, तिब्बती। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जो हिंदी है दोस्तों वह भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होगा जो भारत है, भारत में 4 प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, भाषा परिवार पाए जाते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के, वो चारों प्रकार के भाषा परिवार मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक और चीनी, तिब्बती। जो इसमें से सबसे बड़ा भाषा परिवार है दोस्तों भारत में वो है भारोपीय परिवार। ठीक है, जो भारोपीय परिवार है दोस्तों इसे बोलने वाले सबसे अधिक लोग हैं। ठीक है, और जो सेकंड नंबर में सबसे बड़ा भाषा परिवार है भारत में वो है द्रविड़, और जो थर्ड नंबर में वो है आस्ट्रिक, और जो लास्ट जो सबसे छोटा भाषा परिवार है भारत में वो है चीनी, तिब्बती। इस परिवार की भाषा को बोलने वाले बहुत कम है दोस्तों भारत में। ठीक है, तो याद रखना सबसे बड़ा भारोपीय, फिर द्रविड़, फिर आस्ट्रिक, फिर चीनी, तिब्बती। और ये भी याद रखना कि 4 प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं भारत में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्रम निम्न में से कौन सा है। तो क्वेश्चन में पूछ रखा है दोस्तों जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है उसका काल क्रम कौन सा है। तो ऑप्शन है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी से अब तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है दोस्तों वो है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, और जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है दोस्तों वो है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, और जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है वो है 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है, तो दोस्तों इन्हें थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे प्राचीन आर्य भाषा है इसके 2 भाग हैं। ठीक है दोस्तों, एक तो है 1500 ईस्वी से, एक तो है 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व,
और दूसरा है 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो याद रखना 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। फिर दूसरा जो भाग है 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व। जो पहला भाग है दोस्तों, इस जो कालक्रम है यह है वैदिक संस्कृत का। इस टाइम पे वैदिक संस्कृत बोली जाती थी। ठीक है दोस्तों, जो मतलब जो बहुत टफ होती थी, वेदों की जो संस्कृत है। ठीक है, और जो फिर दूसरा इसका भाग है 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, इस जो कालक्रम है इसमें लौकिक संस्कृत बोली जाती थी, जिसमें कि महाभारत, रामायण इत्यादि ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक है, जो उस टाइम पे आम बोलचाल की भाषा होती थी। तो याद रखना, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है इसके दो भाग हैं, एक तो है वैदिक संस्कृत, दूसरी है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का जो कालक्रम है दोस्तों 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक है, और जो लौकिक संस्कृत का कालक्रम है वह 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक है। ठीक है, तो ये हो गया प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। और दूसरा आता है दोस्तों मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जो कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक होता है। और इसके अंतर्गत भी 3 भाग आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर भी 3 भाग आते हैं। एक आता है दोस्तों 500 ईस्वी से 1 ईस्वी तक। ठीक है, 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। और दूसरा आता है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और जो तीसरा आता है दोस्तों वो होता है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, तो याद रखना 500 ईस्वी पूर्व मतलब 500 साल पहले, ये इसका कहना है। ठीक है, इसके भी 3 भाग है। मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषा है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी बोला मैंने। ठीक है, फिर 1000 ईस्वी नहीं 1 ईस्वी, फिर 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, फिर 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। ठीक है, जो पहले 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक है दोस्तों, इसमें जो पाली भाषा है वो बोली जाती थी। ठीक है, और जो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है इसमें बोली जाती थी प्राकृत भाषा। ठीक है, प्राकृत यहाँ पे लिख देता हूँ, प्राकृत भाषा। ठीक है, और जो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक बोली जाती थी इसमें बोली जाती थी अपभ्रंश और अवहट्ट भाषा। ठीक है, तो याद रखना पाली जो भाषा है यह बौद्ध ग्रंथ, इसमें सब जब बौद्ध धर्म प्रचलन में था। ठीक है, बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो सब पाली भाषा में लिखे गए हैं। और जो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक चली वह है प्राकृत भाषा। जो जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जैन साहित्य, वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। और फिर आता है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, इसमें जो आता है दोस्तों वो होता है अपभ्रंश और अवहट्ट भाषा। ठीक है, तो याद रखना मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है इसके 3 भाग हैं, और जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है इसके 2 भाग हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आता है दोस्तों 1000 ईस्वी से अब तक, इसमें आता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, और इसके भी 3 क्रम होते हैं, जिसमें आती है एक प्राचीन हिंदी। ठीक है, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, और फिर आती है आधुनिक हिंदी। ठीक है, ये होता है जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का भाग मतलब कालक्रम है। और प्राचीन हिंदी के कालक्रम की बात करें तो इसका जो कालक्रम है 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक होता है। और मध्यकालीन जो होता है दोस्तों इसका 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक होता है। और जो आधुनिक होता है दोस्तों इसका 850 ईस्वी से अब तक चल रहा है। ठीक है, तो ये है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है आपको पूरा एक्सप्लेनेशन इसका पूरा आ गया होगा, आपको जो इसका व्याख्या है कंप्लीट रूप से समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, और आपने नोट भी कर ली होगी। अगला क्वेश्चन है पाली प्राकृत अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के किस काल के अंतर्गत आते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। जो पाली भाषा है, प्राकृत भाषा है, अपभ्रंश जो भाषा है दोस्तों, यह भारतीय आर्य भाषा के किस काल के अंतर्गत आते हैं ये पूछ रखा है। ऑप्शन है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, और जो लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा, इससे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता रखा था दोस्तों, जो पाली प्राकृत अपभ्रंश है यह मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आते थे। इसका क्रम कब से कब तक था दोस्तों? जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है इसका क्रम कब से कब तक था? 500 ईसा पूर्व मतलब 500 BC से 1000 AD तक। ठीक है, 500 BC से 1000 AD तक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम था। और इसी के अंतर्गत 3 भाग थे इसके, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, ये याद रखना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हिंदी भाषा है दोस्तों, इसका प्रारंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन है 1500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व या 1000 ईस्वी। तो ये है 4 ऑप्शन। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, जो हिंदी भाषा का प्रारंभ होता है वो होता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा से। ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा से। इसका क्रम कब होता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का? 1000 ईस्वी से अब तक होता है ना, जो अब तक चल रहा है वो हिंदी चल रही है अब तक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। जो हिंदी भाषा का प्रारंभ होता है दोस्तों, वह होता है 1000 ईस्वी से। थोड़ा सा डाउट और क्लियर कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा होती थी दोस्तों, उसमें 2 भाषाएं चलती थी। एक होती थी वैदिक संस्कृत, दूसरी होती थी लौकिक संस्कृत। और जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो काल था, उसमें 3 भाषाएं होती थी, 3-4 भाषाएं होती थी। एक होती थी पाली, एक होती थी प्राकृत, एक होती थी अपभ्रंश, एक होती थी अवहट्ट। ठीक है। और जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम था, उसमें एक नहीं बहुत सी भाषाएं हैं, जैसे हिंदी आया, गुजराती आया, असमिया आया, ओडिया आया। ठीक है, ये सब आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के क्रम में आए। ठीक है, तो याद रखना। तो हिंदी जो भाषा का प्रारंभ होता है वो होता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के कालक्रम में, जो कि स्टार्ट होता है 1000 ईस्वी से। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की मुख्य भाषाएं कौन सी है? ये तो मैं आपको डिस्कस कर ही चुका हूँ। ऑप्शन है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आपको आ ही गया होगा, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। थोड़े ऊपर जो क्वेश्चन थे उनमें ना, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी दोस्तों, इसमें जो मुख्य भाषाएं थी वो थी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से भारत की प्रथम देश भाषा किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हरदेव बहारी में भी ये क्वेश्चन है और लुसेंट में भी दे रखा है ये। ठीक है, तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है पूछ रखा है। ऑप्शन है संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जो भारत की प्रथम देश भाषा कहा जाता है वह पाली को कहा जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना इसे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसे संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसे संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा कहा जाता है? ऑप्शन है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, अवहट्ट। जो अवहट्ट है दोस्तों, इसे संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा कहा जाता है। ठीक है, यह जो भाषा है दोस्तों अवहट्ट, यह मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा थी और जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा थी उसके बीच का जो कालक्रम था उसमें ये अवहट्ट भाषा प्रचलन में आई थी। ठीक है दोस्तों, अपभ्रंश के बाद सबसे पहले इनका क्रम जो होता है दोस्तों, सबसे पहले संस्कृत आती है, फिर आती है पाली, फिर आती है प्राकृत, फिर आती है अपभ्रंश, फिर आती है अवहट्ट और फिर आती है प्राचीन हिंदी। ठीक है, जिसे आदिकालीन हिंदी भी कहते हैं। तो इनका क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। तो जो संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा थी वो कौन सी है? अवहट्ट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी की आदि जननी किसे माना जाता है? हिंदी की आदि जननी किसे माना जाता है? ऑप्शन है संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, सौरसेनी। बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदी का आदि जननी किस भाषा को कहा जाता है? तो संस्कृत को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं दोस्तों, उन्हें आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे जो हिंदी का विकास है वो मैं आपको पूरे कराऊंगा। तो 3 से 4 वीडियो आएंगे इसके, और उसमें मैं आपको पूरे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उन्हें आप नोट डाउन कर लेना, चाहे इसमें से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आए, और हर एक क्वेश्चन को आपको नोट करना है। क्योंकि लास्ट में आप देखोगे जब ये 3-4 वीडियो आ जाएंगी, तब आपको लगेगा कि इस टॉपिक के मेरे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं आपको ऐसे कराऊंगा। ठीक है, ये मैं आपके अपने नोट्सों को क्वेश्चन फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से हिंदी का सही विकास क्रम कौन सा है? हिंदी का विकास क्रम पूछ रखा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, अवहट्ट, हिंदी। दूसरा ऑप्शन है संस्कृत, पाली, अवहट्ट, अपभ्रंश, प्राकृत, हिंदी। और तीसरा ऑप्शन है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। जो लास्ट ऑप्शन है वो है कोई नहीं। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था जो हिंदी भाषा का जो विकास होता है दोस्तों वो होता है पहले आती है संस्कृत, 1 मिनट, पहले आती है संस्कृत, फिर आती है पाली, फिर आती है प्राकृत, फिर आती है अपभ्रंश, फिर आती है अवहट्ट, फिर लास्ट में आती है हिंदी। तो इनमें से कौन सा है वो क्रम? पहले संस्कृत है, ये भी है, प्राकृत ये है, पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर हिंदी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हिंदी का सही विकास क्रम है वो ये है ऑप्शन सी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। सबसे पहले संस्कृत आती है दोस्तों, इसमें कुछ इसका विकास होता है संस्कृत का, इसमें कुछ परिवर्तन होता है तो फिर पाली बन जाता है। ठीक है, पाली में कुछ परिवर्तन होता है तो प्राकृत बन जाता है दोस्तों, प्राकृत में फिर कुछ परिवर्तन हो जाता है तो फिर अपभ्रंश बन जाता है। ठीक है, अपभ्रंश में कुछ परिवर्तन होता है तो अवहट्ट बन जाती है, अवहट्ट में जो परिवर्तन होते होते हिंदी भाषा बन जाती है। ठीक है, जो अपभ्रंश होता है दोस्तों इसका मतलब ही परिवर्तन होता है। अगर आपको पूछा जाएगा संस्कृत का अपभ्रंश कौन सा है, कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है, मतलब संस्कृत का परिवर्तन रूप है, तो आपका आंसर होगा पाली। और पाली का अपभ्रंश कौन है? प्राकृत। प्राकृत का अपभ्रंश कौन है? अपभ्रंश ही है खुद। ठीक है, और अपभ्रंश का अपभ्रंश किसे कहते हैं? वो कहते हैं अवहट्ट को। और अवहट्ट का अपभ्रंश किसे कहते हैं? हिंदी को। याद रखना, अपभ्रंश का मतलब होता है परिवर्तन। तो संस्कृत का परिवर्तन रूप क्या होता है? पाली। पाली से परिवर्तन होकर कौन सी भाषा बनती है? प्राकृत। प्राकृत से परिवर्तन होकर अपभ्रंश बनती है, अपभ्रंश से परिवर्तन होकर अवहट्ट बनती है, और अवहट्ट से परिवर्तन होकर हिंदी बनती है। ठीक है, और फिर हिंदी का भी विकास होते रहता है। फिर पहले आती है प्राचीन हिंदी जिसे आदिकालीन हिंदी कहते हैं, फिर आती है मध्यकालीन हिंदी, फिर आती है आधुनिक हिंदी। इसे हम बात के उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश का वाल्मीकि, ऑप्शन है धनपाल, पुष्पदंत, सरहपा, स्वयंभू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी एक रचना है परम पौम चरिऊ इनकी रचना है स्वयंभू की। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ही वही है, तो आपको याद रखना है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पौम चरिऊ या राम काव्य कहते हैं जिसे, किसकी रचना है? ऑप्शन है स्वयंभू, पुष्पदंत, कणहपा, धनपाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो पौम चरिऊ है वो स्वयंभू की रचना है। ठीक है, जो कि अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। याद रखना, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? स्वयंभू को। इन्होंने अपभ्रंश भाषा में पौम चरिऊ नामक रचना लिखी जिसे राम काव्य कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ऑप्शन है अर्धमागधी, मागधी, ब्राचड़ या सौरसैनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सौरसैनी से। जो हिंदी भाषा का विकास माना जाता है दोस्तों सौरसैनी से माना जाता है। मैंने आपको बताया था, पहला संस्कृत आती है, फिर पाली आती है, फिर प्राकृत आती है, फिर अपभ्रंश आता है, फिर अवहट्ट आता है। अवहट्ट के बाद 6 मेनली अपभ्रंश आते हैं। ठीक है दोस्तों, अवहट्ट के बाद 6 अपभ्रंश आते हैं दोस्तों, जैसे एक अर्धमागधी उनमें से एक है, फिर मागधी है, ब्राचड़ है, सौरसैनी है। 4 अपभ्रंश तो ये हो गए। उसके बाद एक खस अपभ्रंश आता है, एक महाराष्ट्रीय अपभ्रंश आता है। ठीक है, तो 6 अपभ्रंश आते हैं। तो उनमें से जो हिंदी है दोस्तों उसका जो विकास होता है वो सौरसैनी अपभ्रंश से होता है। ठीक है, इन्हें हम भी बाद में पढ़ेंगे कि अर्धमागधी जो अपभ्रंश है इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएँ आती है, मागधी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है, ब्राचड़ के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है, जैसे सिंधु वाली जो भाषा है वो ब्राचड़ के अंदर आती है। सौरसैनी के अंतर्गत भी बहुत सारी भाषाएं आती है। ठीक है, उन्हें भी पढ़ेंगे आगे की वीडियोज़ में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखना जो हिंदी का विकास होता है वो सौरसैनी अपभ्रंश से होता है। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश किसे कहा जाता है? मैंने अभी क्यों आपको बताया था पहले। ठीक है, जो अपभ्रंश का अपभ्रंश कहते हैं वो किसे कहते हैं? अवहट्ट को कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवहट्ट। अपभ्रंश का अपभ्रंश अवहट्ट को कहते हैं जिसे परवर्ती अपभ्रंश भी कहते हैं। ठीक है,
मतलब अपभ्रंश में जो परिवर्तन हुआ तो क्या बना, अवहट्ट तो बना ना, इसलिए अपभ्रंश का अपभ्रंश किसे कहेंगे, अवहट्ट को कहेंगे। ठीक है, अपभ्रंश का मतलब होता है परिवर्तन, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा का शिशुकाल किसे माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट था। हिंदी भाषा का शिशुकाल किसे माना जाता है। ऑप्शन है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को, आदिकालीन हिंदी या प्राचीन हिंदी को, मध्यकालीन हिंदी को, आधुनिक कालीन हिंदी को। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जो हिंदी भाषा का शिशुकाल कहा जाता है दोस्तों, वह कहा जाता है आदिकालीन हिंदी या प्राचीन हिंदी को। मैंने आपको बताया था दोस्तों पहले भी, एक बार और बता देता हूँ। जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है दोस्तों, जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसके 3 क्रम होते हैं। एक तो होता है प्राचीन हिंदी, ठीक है, प्राचीन हिंदी जिसे आदिकालीन हिंदी भी कहते हैं, एक होता है मध्यकालीन हिंदी और एक होता है आधुनिक हिंदी। जो प्राचीन हिंदी का कालक्रम होता है दोस्तों, वो होता है 1100 से लेके 1400 ईस्वी तक। ठीक है, और जो मध्यकालीन हिंदी का कालक्रम होता है वो होता है 1400 से लेके 1850 तक। ठीक है, और जो आधुनिक हिंदी का कालक्रम होता है 1850 ईस्वी से लेके अब तक। तो याद रखना। ठीक है, तो हिंदी भाषा का शिशुकाल किसे कहते हैं, आदिकालीन हिंदी या प्राचीन हिंदी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा का शब्द है। वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन है उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। जो हिंदी है दोस्तों वह फारसी भाषा का शब्द है। याद रखना, हिंदी अपना खुद हिंदी का शब्द नहीं है, जो हिंदी है वह फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी जो शब्द है दोस्तों, इसका जो विकास हो रखा है वह सिंधु शब्द से हो रखा है। सिंधु नदी के नाम पर हिंदी शब्द का विकास हो रखा है। ठीक है, जो ईरानी लोग थे दोस्तों, जो फारस ईरान के जो लोग थे, वह सौ को क्या कहते थे, हौ कहते थे। ठीक है, सौ को वह हौ कहते थे, इसलिए वो सिंधु को हिंदू पढ़ते थे। ठीक है, हिंदू से ही हिंद बना, फिर हिंद से ही हिंदी बना। ठीक है, ये याद रखना। जो हिंदी भाषा का शब्द है वह फारसी शब्द है, क्योंकि जो ईरानी या जो फारस के लोग थे वह सौ को हौ कहते थे। तो जो सिंधु नदी थी उसे वो हिंदू के नाम से जानते थे, और हिंदू का हिंद बना और हिंद से ही हिंदी बनी। ठीक है, याद रखना। तो फारसी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु किस भाषा का शब्द है। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है, यूके SSS ने पूछ रखा है ये क्वेश्चन। सिंधु किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन है फारसी, उर्दू, हिंदी या संस्कृत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संस्कृत। आपने वेदों में पढ़ा होगा, सिंधु नदी आती है ना, तो इसलिए वेद किस में लिखे गए हैं, संस्कृत में। तो सिंपल सी बात है, जो सिंधु नदी है वो किस भाषा का शब्द है, वो है संस्कृत भाषा का शब्द है। और इस सिंधु नदी से ही हिंदी शब्द का विकास हुआ। ठीक है, सिंधु जो नदी थी, ठीक है दोस्तों, इस सौ को जो फारसी या ईरानी लोग थे वो हौ कहते थे। तो सिंधु से हिंदू बनता है, हिंदू से हिंद बनता है, हिंद से हिंदी बनती है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां शामिल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और थोड़ा विवाद भी है इस क्वेश्चन में। हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां शामिल है। ऑप्शन दे रखा है 17, 18, 5 या 14। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 18। जो हिंदी के अंतर्गत आती है दोस्तों 18 बोलियां आती है, और 5 उपभाषाएं आती है। उस 5 उपभाषाओं में 18 बोलियां आती है। ठीक है, उन्हें मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। तो कहीं कहीं पे आपको 17 भी देखने को मिलेगा। अगर ऑप्शन में 18 ना हो तो आप 17 के साथ जा सकते हैं। अगर ऑप्शन में 18 होगा तो आप 18 को ही टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो अधिकतर किताबें हैं उनमें, जो ऑथेंटिक किताबें हैं उनमें 18 दे रखा है। हालांकि लुसेंट में भी 17 बता रहा है, तो याद रखना 18 को आप याद रखना। जो हिंदी के अंतर्गत है वह 18 बोलियाँ शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं हैं। अभी मैंने बताया था आपको 5 उपभाषाएं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं आती है। ठीक है, और उन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत उन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 18 बोलियाँ आती है। ठीक है, उन्हें हम बाद में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे उन्हें। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का आदिकाल कब से कब तक माना जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, तो आप ढूंढिए इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी, 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी, 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी, 1850 ईस्वी से अब तक। तो पूछ रखा है आदिकाल, जिसे हम शिशुकाल के नाम से भी जानते हैं। हिंदी भाषा का आदिकाल कब से कब तक माना जाता है, जिसे प्राचीन हिंदी भी कहते हैं ना, प्राचीन हिंदी का काल, वो है ऑप्शन सी,
सॉरी ऑप्शन ए बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। जो आदिकाल है वो 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक है। जो मध्यकाल है जिसे हम मध्यकालीन हिंदी कहते हैं वह 14 से 1850 तक है। और जो आधुनिक हिंदी है वह 1800 से अब तक है। याद रखना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृत का पाणिनि किसे माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राकृत जो भाषा है दोस्तों उसका पाणिनि किसे माना जाता है? जैसे अपभ्रंश का पाणिनि किसे, अपभ्रंश का क्या कहते हैं, वाल्मीकि किसे कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं ना अपभ्रंश का वाल्मीकि। वैसे ही पूछ रखा है प्राकृत का पाणिनि किसे माना जाता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, कभी वन लाइनर में पूछ लेता है यूपीएससी, यूके SSC। ऑप्शन है स्वयंभू, हेमचंद्र, भरत मुनि, महावीर, स्वामी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र को माना जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन और इस आज का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, व्याकरण के अनुसार हिंदी किस प्रकार का शब्द है? व्याकरण के अनुसार हिंदी किस प्रकार का शब्द है ये पूछ रखा है। ऑप्शन है रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, जो व्याकरण के अनुसार हिंदी किस प्रकार का शब्द है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। जो हिंदी है दोस्तों यह योग रूढ़ प्रकार का शब्द है। ठीक है, रूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं दोस्तों? जिनका अपना एक निश्चित अर्थ होता है, जिन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता है ना, एक ही अर्थ होता है जिनका, उन्हें रूढ़ कहते हैं। योग रूढ़ किन्हें कहते हैं दोस्तों? योग मतलब दो रूढ़ शब्दों से मिलकर जो बनता है, मतलब उसके दो दो अर्थ निकलते हैं ना। और जो यौगिक होता है वो क्या होता है? यौगिक होता है दोस्तों, ये भी दो रूढ़ शब्दों से मिलकर तो बनता है, पर इसका अपने अर्थ के साथ साथ एक तीसरा अर्थ भी होता है। ठीक है, जैसे बहुव्रीहि समाज के जितने भी उदाहरण होते हैं वो यौगिक शब्दों में आते हैं। ठीक है, तो योग रूढ़ जो हिंदी है ये योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है, क्योंकि इसके दो अर्थ हैं हिंदी के। एक तो होता है हिंदी का अर्थ है हिंदी भाषा, एक तो हिंदी भाषा हो गई। ठीक है, एक हिंदी भाषा हो गई, और एक हिंदी का अर्थ होता है हिंद देश में रहने वाले, हिंद के निवासी, जो हिंद देश के निवासी है उनके लिए भी हिंदी शब्द का प्रयोग किया जाता है। और एक हिंदी भाषा हो गई, तो हिंदी के दो अर्थ निकलते हैं ना, इसलिए यह योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि हिंदी किस प्रकार का शब्द है। तो योग रूढ़ शब्द है, इसके दो अर्थ हैं। एक तो हिंदी जो है वो भाषा है, भाषा के लिए हिंदी का प्रयोग किया जाता है, और एक जो हिंद देश के निवासी है, जो भारत के निवासियों को हिंदी भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। कल इसका दूसरा पार्ट आएगा, फिर दो तीन पार्ट और आएंगे इसके। ठीक है, थोड़ा लंबा चैप्टर है, क्योंकि इसके क्वेश्चन कोई भी छूटने नहीं चाहिए। कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, जिससे कि आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस भी हो सके, और जो आपको नहीं आते हैं उन्हें आप नोट डाउन भी कर सकें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर लेना, और ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपके पास पहुँचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, और बाकी बताना दोस्तों वीडियो में और क्या इंप्रूव कर सकते हैं, या वीडियो अच्छी बन रही है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। और बाकी अपना ख्याल रखना दोस्तों। ओके बाय, टेक केयर।